हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी थी एंड किस लिए बिजी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था फैलेसीज़ क्या होता है, फॉर्मल फैलेसीज़ क्या होता है, कितने टाइप के फॉर्मल फैलेसीज़ होती हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड किया था। उसी तरीके से आज हम लोग समझेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज़ के बारे में। इनफॉर्मल फैलेसीज़ होता क्या है एंड ये फॉर्मल फैलेसीज़ से कैसे डिफरेंट है, कितने टाइप के इनफॉर्मल फैलेसीज़ हैं। आपके सामने जितने भी टाइप के इनफॉर्मल फैलेसीज़ इस वक्त लिखी हुई हैं, लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं फैलेसीज़ से पूछे गए हैं। तो हमें सारी फैलेसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। फोल्स डिलेमा क्या होता है, अपील टू पिटी क्या होता है, एड होमिनम क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, फैलेसी ऑफ डिवीज़न, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, सारी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और पूरी क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। और जो भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक एक फैलेसीज़ के बारे में आपको अपनी लैंग्वेज में अपने नोटबुक में नोट करना है। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ अपनी लैंग्वेज में अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हो तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड ये फैलेसीज़ का टॉपिक आज के बाद आप लोगों को बहुत ही ईजी लगेगा। तो शुरू से एंड तक पूरी क्लास को देखना है। उसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, उसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस चेंज से रिलेटेड या फिर पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड, मैं वहाँ पर आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। एंड अगर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फैलेसीज़ के बारे में हमने क्या जाना था। फैलेसीज़ का मतलब होता है अ डिफेक्ट और एरर इन रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके आर्ग्यूमेंट में किसी भी डिफेक्ट का होना, एरर का होना, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं त्रुटि। ठीक है, किसी भी त्रुटि का होना, गलती का होना रीजनिंग में, वो क्या कहलाता है, फैलेसीज़। जिसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज फॉर्मल फैलेसीज़ एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल फैलेसीज़। फॉर्मल फैलेसीज़ को हमने कैसे समझा था, आपको नाम से याद रखना है। फॉर्मल फैलेसी यानी कि जब किसी भी आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में अगर गलती होती है। फॉर्म का क्या मतलब होता है, रूप, रूप यानी स्ट्रक्चर, यानी आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में जहां भी प्रॉब्लम होगी वो क्या होगा, फॉर्मल फैलेसी। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अच्छे से समझा था हमने, पीपीसी, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट। अब इस आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म की पोजीशन ठीक नहीं है, या फिर फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, बहुत सारे टाइप्स हमने समझे थे। तो अगर आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफेक्ट है, तो वो कहलाता है फॉर्मल फैलेसी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म में गलती है। इनफॉर्मल फैलेसी जो हम आज समझने वाले हैं, इसका मतलब है अ डिफेक्ट और एरर इन कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट के कंटेंट में अगर गलती है, 3 स्टेटमेंट से मिलकर आर्ग्यूमेंट बनता है, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर में अगर प्रॉब्लम है तो फॉर्मल फैलेसीज। और अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट के, किसी भी स्टेटमेंट के कंटेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो कहलाता है इनफॉर्मल फैलेसी। क्योंकि इनफॉर्मल है यानी यहाँ पर फॉर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंटेंट की बात हो रही है। तो जहाँ भी कंटेंट की बात होगी वो होगा इनफॉर्मल फैलेसी, और जहाँ भी फॉर्म की बात होगी या स्ट्रक्चर की बात होगी वहाँ पर आपका होगा फॉर्मल फैलेसी। तो फॉर्मल फैलेसीज के टाइप्स को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम समझेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज के टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज हेस्टी जनरलाइजेशन, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हेस्टी जनरलाइजेशन को कैसे याद रखोगे आप, नाम से याद रखोगे, ऐसे याद रखना। हेस्टी का क्या मतलब होता है, जल्दबाजी में, ऐसे याद रखना आप लोग, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है फैलेसी में। तो आप अगर नाम से कनेक्ट करके याद रखोगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। हेस्टी ऐसे मान लेना, हेस्टी यानी जल्दबाजी में, और जनरलाइजेशन किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को जनरलाइज कर देना। हमारी रियल लाइफ में ये बहुत बार होता है कि अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप बहुत बार कह देते हो कि ये तो कम्युनिटी ही ऐसी है। ठीक है, ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। यानी आप एक पर्टिकुलर चीज़ को देखकर अगर आप उस चीज़ को सब पर जनरलाइज कर देते हो, तो वो कहलाता है हेस्टी जनरलाइजेशन, जो एक टाइप की फैलेसी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे, यहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, ये स्पोर्ट कार लेकर जा रहा है और ये बहुत तेज़ी से कार लेकर गया। तो जो एक पर्सन दूसरा आ रहा है, उसने इसको देखा जाते हुए, इसने क्या कहा, ऑल स्पोर्ट्स कार ड्राइवर्स आर सो एग्रेसिव। इसने एक स्पोर्ट्स कार ड्राइवर को जाते हुए देखा बहुत ही तेज़ी के साथ,
तो इसने क्या जनरलाइज कर दिया कि जितने भी स्पोर्ट्स कार ड्राइवर होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। तो देखा तो इसने इसके सामने एक केस हुआ, लेकिन इसने सारे स्पोर्ट्स ड्राइवर्स पर वो चीज़ जनरलाइज कर दी, सब पर लागू कर दी वो चीज़। जैसे कि आप कहीं पर गए, किसी मंदिर में गए, ठीक है, और वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर एक बंदर ने आपका केला चुरा लिया, तो आप क्या कहोगे, यहाँ के तो सारे ही बंदर चोर हैं। अगर इस तरीके से आप जनरलाइज कर देते हो तो वो क्या होगा, हेस्टी जनरलाइजेशन। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका समझते हैं। डिड यू सी दैट विमेन जस्ट रन द रेड लाइट, विमेन आर ऑफुल ड्राइवर्स। यानी अगर आप किसी एक लड़की को देखते हो कि उससे अच्छे से स्कूटी नहीं चलानी आ रही, तो आप क्या कहोगे कि लड़कियों से तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, लड़कियां तो बहुत ही बेकार ड्राइवर होती हैं। तो ये चीज़ें हमारी नॉर्मल लाइफ में हर रोज़ होती हैं, उसी को हम कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। स्पेशली जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्स यानी कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, लड़के रो नहीं सकते, ठीक है, मर्दों को रोना नहीं आता, उस टाइप से जो होते हैं ये स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। यानी किसी एक पर्सन की किसी एक एग्जाम्पल को आप बाकी सभी पर अगर अप्लाई कर देते हो तो वहाँ पर क्या होगा, हेस्टी जनरलाइजेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड वन इज एड पॉपुलम, जिसके अलग अलग नाम हैं, तो इन नामों को भी आपको याद रखना है। एड पॉपुलम को बैंडवैगन फैलेसी भी कहते हैं, एड वेरेकंडियम भी कहते हैं, अपीलिंग टू दी मासेस भी कहते हैं। तो किसी भी तरीके से आ जाए, आपको याद रखना है कि ये किस फैलेसी का नाम है, एड पॉपुलम। पॉपुलम कैसे याद रखोगे आप, पॉपुलम से। एड पॉपुलम फैलेसी को आप कैसे याद रखोगे, पॉपुलम से। अभी मैं समझाती हूँ। इट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट समथिंग इज ट्रू और गुड बिकॉज इट्स अ पॉपुलर ओपिनियन। पॉपुलर, पॉपुलर और पॉपुलम, ऐसे आप लोग कनेक्ट करके याद रखोगे कि अगर कोई पॉपुलर ओपिनियन है, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी चीज़ को फॉलो कर रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप भी उस काम को कीजिए क्योंकि ये पॉपुलर ओपिनियन है, तो आपको भी ये काम करना चाहिए, तो ये क्या है, ये एक टाइप की फैलेसी है। जैसे आपसे अगर कोई कहता है कि आज ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो स्मोकिंग करती है, आपको भी करनी चाहिए, आजकल सभी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वो नॉर्मल है, पॉपुलर ओपिनियन है और सभी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो स्मोकिंग कर रही है, तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है और इसको आप क्या कहोगे, एड पॉपुलम फैलेसी, कि सब लोग अगर एक चीज़ को कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर इन फेवर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। कोई आपसे ये कहता है कि ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं, तो आपको भी इसी को वोट देना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आपको अपने माइंडसेट से आप खुद से सोचना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन सी गलत कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उन्हीं को देखकर उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद से सोचोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एड पॉपुलम। उसी तरीके से मोस्ट पीपल बिलीव दैट देयर इज गॉड सो इट मस्ट बी ट्रू, यानी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान है इसीलिए ये सच बात है। या फिर आजकल सभी लोगों के पास कार है, सभी लोग ड्राइविंग जानते हैं, इसलिए तुम्हें भी एक कार ज़रूर लेनी चाहिए और तुम्हें भी ड्राइविंग सीखनी चाहिए। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी काम को कर रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको भी वो काम करना चाहिए, तो वो क्या होगा, एड पॉपुलम। पॉपुलर से याद रखना या फिर पॉपुलेशन से याद रखना, एड पॉपुलम। ऐसे आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, अभी आप बस मीनिंग समझ लीजिए। एड पॉपुलम मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उसको आप क्या कह रहे हो, उसको आप अच्छा कह रहे हो, ये सत्य मान रहे हो, ट्रू मान रहे हो उसको, बिकॉज ज़्यादातर पॉपुलर ओपिनियन है वो, तो वो सही है, ऐसा आप मान रहे हो, तो वो होगा एड पॉपुलम। नेक्स्ट वन इज रेड हेरिंग फैलेसी। रेड हेरिंग फैलेसी से भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी तो वहाँ पर भी बहुत बार रिपीट हुआ था रेड हेरिंग फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। दिसंबर वाले एग्जाम में भी आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में वो इसी फैलेसी से पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ये जितनी भी फैलेसीज हैं ना, सारी फैलेसीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। इट्स ए टाइप ऑफ लॉजिकल फैलेसी विच अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट। यहाँ पर कीवर्ड आपको याद रखना है, डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं रेड हेरिंग फैलेसी से रिलेटेड उसमें ये वर्ड ज़रूर यूज़ हुआ है, डिस्ट्रैक्ट। तो जहाँ भी आप किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को मेन इशू से भटकाना चाहते हो, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो और कोई इररिलेवेंट बात आप उससे कह देते हो, यानी आप ध्यान भटकाने की कोशिश जहाँ कर रहे हो, उस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर होता है रेड हेरिंग फैलेसी। जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है
कि ये बेबी बोलती है मॉम आई वॉन्ट दैट टॉय। ये जो चाइल्ड है ये कहता है अपनी मॉम से, ये कहती है कि मॉम मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो ख़रीदना है। तो इसकी मॉम क्या बोलती है, हनी लेट्स रश होम यमी ट्रीट फॉर यू, यानी कि बेटा चलो जल्दी से घर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही यमी ट्रीट बनाई है। तो मेन इशू से ध्यान हटाया गया और किसी और ही तरफ ध्यान लगा दिया गया, यानी डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है कि व्हाट्स योर प्लान टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ये जो हैं ये पॉलिटिकल लीडर हैं और इनसे ये कहा जा रहा है कि सर ये बताइए कि आपका क्या प्लान है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज हम कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं ये बोलते हैं माई टैक्स कट बूस्टेड दी इकॉनमी, यानी मैंने जो टैक्स कट किया है उसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो मेन इशू का इन्होंने आंसर नहीं किया, बल्कि इन्होंने ध्यान भटकाने की कोशिश की, जो अपनी अच्छाइयाँ थी वो गिनाने की इन्होंने कोशिश की और जो मेन इशू था उससे इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। ऐसा ही ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी में भी देखा जाता है, या मूवीज़ में आप देखते हो कि आप जब मूवीज़ देखते हो कोई, उसमें आपको लगता है कि विलन ये होगा, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि आपका ध्यान उस पर ना जाए, लेकिन विलन निकलता कौन है, जो बहुत ही सीधा साधा होता है वो विलन निकलता है। तो मूवीज़ में भी ऐसा होता है बहुत बार कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, आप सोचते हो ये विलन होगा लेकिन उसकी जगह कोई और ही विलन निकलता है। उसी तरीके से अगर पॉल्यूशन लेवल के बारे में पूछा जा रहा है तो पॉलिटिशियन कोई स्टार्ट कर देता है ये डिस्कस करना कि कितना इम्पॉर्टेंस है स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखना, जहाँ पर भी मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर क्या होगा, रेड हेरिंग फैलेसी। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है और समझना है कि इस एग्जाम्पल में किया क्या जा रहा है। अगर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, रेड हेरिंग फैलेसी। नेक्स्ट इज स्लिपरी स्लोप फैलेसी। स्लिपरी स्लोप फैलेसी का क्या मतलब होता है, इसको भी आप नाम से याद रखना, स्लिपरी स्लोप। दिस स्लिपरी स्लोप इज अ लॉजिकल फैलेसी दैट क्लेम्स वन इवेंट और एक्शन विल लीड टू अनदर, यानी कि एक इवेंट, स्लिपरी स्लोप फैलेसी क्या होती है, एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसी फैलेसी है जो ये दावा करती है कि एक घटना दूसरी घटना का कारण बनेगी। कैसे, इफ़ यू डोंट डू हार्ड वर्क यू विल नॉट गेट सक्सेस। इसको आप कैसे याद रखना कि राई का पहाड़ बनाना, जैसे आपकी मम्मी कहती हैं आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आपकी मम्मी कहती हैं अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना तो तुम ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं बनोगे, तुम ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आप एक बार आप नहीं पढ़ रहे, लेकिन मम्मी क्या कह रही है कि तुम कभी कामयाब ही नहीं होगे, तुम नहीं पढ़ रहे तो, यानी छोटी बात का बड़ा बनाना, यानी एक काम अगर तुमने नहीं किया तो आगे वो काम हो जाएगा। जैसे अगर तुम ठीक से नहीं चले तो तुम फिसल जाओगे, ऐसा आप लोग याद रखना, स्लिप हो जाओगे, ऐसे याद रखना। हमारा मेन क्या होता है, हमारा मेन जो एम होता है वो ये रहता है कि एग्जाम में हमें याद रहे एज इट इज़। तो आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो, जैसे स्लिपरी स्लोप है तो यानी कि आप अगर ध्यान से नहीं चले तो आप स्लिप हो जाओगे, आप गिर जाओगे, यानी एक एक्शन आपका दूसरे एक्शन को जन्म देगा, ठीक है, एन एक्शन विल लीड टू अनदर एक्शन। तो उस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हो स्लिपरी स्लोप को। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर तुम ठीक से नहीं चले तो गिर जाओगे, इस एग्जाम्पल से आप लोग याद रख सकते हो स्लिपरी स्लोप अच्छे से। अगर तुमने बचपन से ही सच बोलना नहीं सीखा तो आगे भी कभी नहीं सीख पाओगे, यानी वन एक्शन विल लीड टू अनदर। तो ऐसे आप लोग याद रखना। जैसे ये टीचर हैं, ये अपने स्टूडेंट से कह रही हैं बेटा अगर आपने आज अच्छे से पढ़ाई नहीं की ना तो आप आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस तरीके से यानी वन एक्शन लीड टू अनदर स्लिपरी स्लोप फैलेसी का उदाहरण होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन इज पोस्ट होक फैलेसी। पोस्ट होक फैलेसी हम अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब होता है आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। पोस्ट का क्या मतलब होता है, आफ्टर, तो आप ऐसे याद रखना पोस्ट मतलब आफ्टर, ठीक है, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। अगर कोई घटना किसी घटना के बाद घटित होती है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पहली वाली घटना की वजह से हुई है। एज्यूमिंग दैट एन इवेंट मस्ट हैव बीन द कॉज ऑफ अ लेटर इवेंट बिकॉज इट हैपेंड अर्लियर, यानी कि हम ये मानते हैं कि कोई घटना बाद की घटना का कारण रही होगी क्योंकि वो पहले घटित हुई थी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यस्टरडे आई हैड आइसक्रीम एंड टुडे आई हैव अ टेरिबल स्टमक एक, आई एम श्योर द आइसक्रीम कॉज्ड इट, यानी कि कल मैंने आइसक्रीम खाई थी और आज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है,
यानी कि ये जो दर्द मेरे हुआ है ना, ये श्योरली उस आइसक्रीम खाने की वजह से ही हुआ है। तो आपने पहले आइसक्रीम खाई, उसके बाद आपके दर्द हुआ, तो आप ऐसा मान लेते हो कि जो आपका पहला एक्शन था, जो आपने खाना आइसक्रीम खाई थी, तो उसकी वजह से आपको पेट में दर्द हुआ है। या फिर इसका और एग्जाम्पल हो सकता है कि लास्ट टाइम मैंने जब लॉटरी जीती थी, तो उसके बाद मेरे घर में चोरी हो गई थी। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसने लॉटरी जीती और नेक्स्ट डे उसके घर में चोरी हो गई, अब अगली बार जब वो लॉटरी जीतता है तो वो ये कहता है, भाई लास्ट टाइम मैंने लॉटरी जीती थी तो मेरे घर में चोरी हो गई थी, तो इस बार भी हो सकती है। ये क्या होगा, पोस्ट होक फैलेसी। एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, एवरीबडी हु वेंट टू द मून हैज़ ईटन चिकन। यानी कि जितने भी लोग, ये पर्सन क्या बोल रहे हैं अपने दोस्त से कि जितने भी लोग अभी तक चांद पर पहुंचे हैं उन सब ने चिकन खाया था। तो ये क्या है, गुड ग्रीफ चिकन मेक्स यू गो टू द मून। यानी कि ग्रीफ, तुम भी चिकन खाओ तो फिर तुम भी चांद पर चले जाओगे। तो ये क्या होगा, पोस्ट होक फैलेसी। यानी कि ये एक एक्शन दूसरे के बाद, दूसरे से पहले हुआ तो वो उसी का कारण है। उस तरीके से जैसे पिछली बार मैं शादी में गया था तो मैं बीमार हो गया था, इस बार भी अगर मैं शादी में गया तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो ये हमारी रियल लाइफ में भी ये चीज़ें होती रहती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, पोस्ट होक फैलेसी। कैसे याद रखोगे, पोस्ट मतलब आफ्टर, यानी आफ्टर दिस, इसके बाद घटित हुई ये घटना, इसीलिए इसकी वजह से ही ये हुआ है, देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी से मिलता जुलता होता है एक कम होक फैलेसी। वहां पर क्या था, पोस्ट होक फैलेसी, यानी कि आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। कम होक फैलेसी में क्या होता है, यहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ विद हो जाएगा, विद दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी दो घटनाएं एक साथ घटित अगर हो रही हैं। इट इज अ लॉजिकल फैलेसी बाय विच टू इवेंट्स दैट अकर टुगेदर आर क्लेम टू बी कॉज एंड इफेक्ट। ये एक ऐसी फैलेसी है जिसके द्वारा एक घटना घटित होने वाली दो घटना, एक साथ घटित होने वाली दो घटनाओं को कारण और प्रभाव मान लिया जाता है। यानी अगर दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो उनको एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट मान लेते हैं हम। कैसे, जॉन हैड अ हार्ट अटैक व्हाइल ही वाज सिंगिंग। जब जॉन गाना गा रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा, देयरफॉर द सिंगिंग कॉज द हार्ट अटैक। दोनों चीजें एक साथ हुई कि वो गाना गा रहे थे और तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तो लोगों ने क्या एज्यूम किया कि जो गायन है यानी कि सिंगिंग की वजह से ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। यानी दोनों घटनाएं एक साथ हुई तो एक घटना को मान लिया कॉज और एक दूसरी घटना को मान लिया इफेक्ट। उन दोनों घटनाओं को कॉज एंड इफेक्ट मान लेते हैं, तो वो क्या होता है, कम होक फैलेसी। यानी दो चीज़ें साथ हुई, विद दिस, ये चीज़ इसी के साथ हुई है इसीलिए ये इसी की वजह से हुई है। वहाँ पर क्या था, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पर क्या है, विद दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। जॉन गाना गा रहे थे तभी उन्हें हार्ट अटैक हुआ, तो लोगों ने क्या कहा कि सिंगिंग की वजह से ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट बना दिया दोनों ही घटनाओं को। तो ये क्या होता है, कम होक फैलेसी। ओके, नेक्स्ट वन इज एड होमिनम फैलेसी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैलेसी है आप लोगों के एग्जाम के लिए, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको आप याद रखना पर्सनल अटैक से। मैंने जो कीवर्ड्स हैं वो इस तरीके से लिख दिए ताकि आप एक ही कीवर्ड से आपको पूरा माइंड में आ जाए कि हमने इसके बारे में क्या समझा था। एड होमिनम फैलेसी का मतलब होता है पर्सनल अटैक। जब हम किसी पर्सन पर, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उसकी सोच पर या उसके बैकग्राउंड पर, किसी भी उसकी पर्सनल चीज़ पर अगर हम अटैक करते हैं मेन मुद्दे से हटकर, तो वो क्या होता है, एड होमिनम फैलेसी। एड होमिनम इज अ लॉजिकल फैलेसी दैट इन्वॉल्व्स disagreeing with your opponent not by explaining why his or her idea is unreasonable। यानी हम अपना सामने वाले का विरोध करते हैं, इसलिए विरोध नहीं करते कि वो जो बोल रहा है वो अनरीजनेबल है, बल्कि हम क्या करते हैं, अटैक करते हैं उसकी अपोनेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उसके कैरेक्टर पर, उसकी पर्सनैलिटी पर। इन चीज़ों पर हम अटैक करते हैं उसकी बात सुनने की बजाय। वो क्या होता है, एड होमिनम फैलेसी। जैसे कि यू कांट गो टू लॉ स्कूल बिकॉज योर डैड वॉज अ क्रिमिनल। अगर कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे से ये कहता है कि तुम लॉ स्कूल जा नहीं सकते बिकॉज तुम्हारे तो पिता खुद ही एक क्रिमिनल हैं, तो तुम कैसे जा सकते हो लॉ स्कूल, तो ये उसकी पर्सनल अटैक किया जा रहा है, उसके अपोनेंट के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर या उसके पर्सनल कैरेक्टर पर, उसकी रियल लाइफ पर, उसकी निजी लाइफ पर अटैक किया जा रहा है। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल है, दैट कांट बी ट्रू बिकॉज यू आर एन इडियट। अब इन्होंने, ये जो बच्चा है इसने कोई बात कही, तो ये क्या बोल रही है इनसे कि ये तो सच हो ही नहीं सकता बिकॉज तुम एक इडियट हो, तुम्हें क्या पता इस चीज़ के बारे में। तो इस तरीके से हम जब किसी को अब्यूज़ करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर अटैक करते हैं, तो वो क्या होता है, एड होमिनम फैलेसी। जैसे कि अगर कोई आपको सजेशन देता है तो आप क्या कहोगे
कि तुम तो इस चीज़ से गुजरे नहीं हो, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो मेरा दर्द, इस तरीके से, ठीक है। कि मतलब जैसे कि कोई आपको सलाह मशवरा देता है तो आप कई बार उसका सलाह मशवरा ना मान के उसी पर पर्सनल अटैक कर देते हो, तो वो क्या होता है, एड होमिनम फैलेसी। अब एक होता है टू क्यू क्यू फैलेसी, ये कई बार एड होमिनम का ही एक टाइप है और इसी को टू क्यू क्यू एड होमिनम भी कहा जाता है, यानी एड होमिनम का ही एक ये सब टाइप माना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, यू टू से आप क्या याद रखोगे कि आप भी। इसको आप कैसे याद रखोगे, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो आपसे ये कहता है कि तुम्हें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए और वो खुद ड्रिंकिंग करता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई तुम क्यों कह रहे हो कि ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम तो खुद पीते हो, यानी कि आप भी तो पीते हो, आप भी तो ड्रिंक करते हो। तो यू टू जहां पर भी होगा उसको क्या कहोगे, टू क्यू क्यू फैलेसी, यानी कि तुम भी तो। टू क्यू क्यू फैलेसी इन्वॉल्व्स आर्ग्यूइंग दैट समवन्स व्यू शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज देयर एक्शन आर इनकंसिस्टेंट विद दैट व्यू, यानी कि हम दूसरे पर्सन की बात इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो खुद उस काम को कर रहा है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल होता है, यू से आई शुडंट स्मोक बिकॉज इट्स अनहेल्दी बट यू स्मोक 2 पैक्स अ डे, यानी कि आप कह रहे हो कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये अनहेल्दी होती है, लेकिन आप तो खुद 2 पैक पी लेते हो एक दिन के अंदर, तो मैं क्यों आपकी बात मानूं। तो उस तरीके से जब आप किसी को समझा रहे हो और आपसे कोई कह रहा है कि तुम तो खुद ये काम करते हो, ठीक है, जैसे आपसे कोई कह रहा है कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि आप तो खुद ड्राइविंग करते हो, तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो कि आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, उस तरीके से। तो यू टू से आप याद रखोगे टू क्यू क्यू फैलेसी, ये एड होमिनम फैलेसी का ही एक पार्ट है। तो आपको एड होमिनम टू क्यू क्यू मिल जाए या फिर टू क्यू क्यू फैलेसी मिल जाए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट इज एड इग्नोरेंटम, जिसका दूसरा नाम होता है अपील टू इग्नोरेंस। इसका क्या मतलब होता है, एड इग्नोरेंटम का क्या मतलब होता है, व्हेन समवन ट्राइज टू प्रूव समथिंग टू बी ट्रू एज इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड फॉल्स। इसको आप कैसे याद रखोगे, इग्नोर से आप याद रखोगे इग्नोरेंटम, और इसका कीवर्ड क्या है, लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस की क्या होगी, कमी होगी। एविडेंस नहीं होगा लेकिन आप किसी चीज को सच इसलिए मान लेते हो क्योंकि आप उससे झूठ साबित नहीं कर सकते। जब कोई किसी बात को सच साबित करने की कोशिश करता है क्योंकि वो झूठ साबित नहीं हो सकती, कोई बात है आप उसे झूठ साबित नहीं कर सकते इसीलिए आप उसको सच मान लेते हो, तो वहां पर क्या कर रहे हो, आप सच्चाई को इग्नोर कर रहे हो। तो जहां पर भी इग्नोर करने वाली बात आएगी वो क्या होगा, एड इग्नोरेंटम। वहां पर एविडेंस नहीं है आपके पास प्रॉपर, लेकिन आप उस चीज को सच इसलिए मान रहे हो क्योंकि आप उसको झूठ साबित नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, पीपल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर ईयर्स, ठीक है, कि लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं सालों से। नो वन कैन प्रूव ही डजंट एग्जिस्ट, किसी ने भी आज तक ये साबित नहीं किया है कि गॉड नहीं होता है, इसीलिए गॉड होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप साबित नहीं कर सकते कि गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, इसीलिए ईश्वर है, तो ये क्या होगा, एड इग्नोरेंट। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, तुम झूठे हो क्योंकि तुम साबित नहीं कर सकते कि तुम सच्चे हो, इसीलिए तुम झूठे हो। कोई झूठा है, क्यों है वो झूठा, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकता वो सच्चा है, इसलिए वो झूठा है, तो वो क्या होगा, एड इग्नोरेंटम। यानी आप किसी चीज को अगर सच साबित नहीं कर सकते तो आप उसको क्या मान लेते हो, झूठ मान लेते हो, तो उसको आप क्या कहोगे, एड इग्नोरेंटम, क्योंकि आप यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो और यहाँ पर एविडेंस की भी कमी है, बट आप उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते इसीलिए आप उसको सच मान लेते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इसको भी आप नाम से याद रखोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यूजिंग वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो सेम है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट हैं, ठीक है। The fallacy of equivocation arises when someone uses the same phrase to mean two different things in a way that renders the argument unsound। यानी इसका क्या मतलब है, जब कोई व्यक्ति एक ही वाक्यांश का उपयोग दो अलग अलग चीज़ों के लिए करता है और इस तरीके से करता है कि वो पूरे तर्क को, पूरे सेंटेंस को निराधार बना देती हैं। निराधार मतलब अनसाउंड, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्यू का क्या होता है मतलब, जैसे आप कहते हो ना इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि जो चीज़ें समान हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, जितने भी ट्रीज हैं उनके क्या होते हैं, बार्क्स होते हैं। एवरी डॉग बार्क्स, हर जितने भी कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, भौंकते हैं। देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री। बार्क का क्या मतलब होता है, पेड़ की छाल। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जितने भी पेड़ होते हैं उनकी बार्क होती है, बार्क यानी कि पेड़ की छाल। और जो दूसरा बार्क यहाँ पर लिख रहा है वो है, उसका मतलब है भौंकना,
यानी कि सारे ही कुत्ते भौंकते हैं। तो बार्क यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, बार्क यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। वर्ड सेम है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, बोलने में सेम है, स्पेलिंग सेम है, यानी कि यहाँ पर इक्विवेलेंट हैं ये दोनों वर्ड, क्योंकि इक्विवेकेशन फैलेसी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग है, यूजिंग वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अनसाउंड आर्ग्यूमेंट बन गया कि जितने भी पेड़ हैं उनकी छाल होती है, सारे ही कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं, इसीलिए जितने भी कुत्ते हैं वो क्या हैं, ट्री हैं। ऑल ट्रीज आर हैव बार्क्स, एवरी डॉग बार्क्स, देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री। तो ये क्या अटपटी सी बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, दो सेम वर्ड को यूज करके और एक अलग ही कंक्लूजन दे दिया जो कि कैसा है, बिल्कुल निराधार है। तो वो क्या होगा, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है सिंगर एक्स इज अ रियल स्टार। सिंगर एक्स, कोई भी सिंगर जिसको भी आप पसंद करते हो, तो उसको आप बोल रहे हो कि वो रियल स्टार है। दिस सन ऑल्सो अ रियल स्टार, मतलब दिस सन इज ऑल्सो अ स्टार, जो सूरज है वो भी एक तारा है। देयरफॉर, फिर आप कंक्लूजन क्या दे रहे हो, देयरफॉर सिंगर एक्स एंड दिस सन आर आइडेंटिकल इन मैनी वेज। पहले आपने क्या कहा, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब एक आसमान वाला तारा भी होता है। स्टार हम किसको कहते हैं, जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, उनको भी हम स्टार बोल देते हैं, ठीक है, चमकता हुआ सितारा। तो हमने यहाँ पर स्टार अलग वर्ड में यूज़ किया है, अलग मीनिंग में यूज़ किया है, यहाँ पर स्टार वर्ड को अलग तरीके से यूज़ किया है, लेकिन हमने कंक्लूजन क्या दिया कि सिंगर एक्स और सन, यानी कि जो सिंगर एक्स जो एक पर्सन है और सन जो कि रियल में एक स्टार है, वो दोनों सेम है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो यहाँ पर मीनिंग में गलती है। जहाँ भी मीनिंग में गलती होगी, जहाँ भी कंटेंट में गलती होगी, वहाँ पर हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल फैलेसी। और यही फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन क्या होगी, हमारी एक इनफॉर्मल फैलेसी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन का फैलेसी का क्या मतलब होता है, देखो स्ट्रोमैन फैलेसी को आप कैसे समझोगे, इसको भी हम नाम से समझेंगे। आपने देखा होगा कि खेतों में जो किसान होते हैं वो एक पुतले टाइप का बना देते हैं, इस तरीके से एक पुतले टाइप का खड़ा कर देते हैं झूठ मूठ का, ताकि जो पक्षी हैं वो आके फसल को ख़राब ना करें। इस तरीके से किसान जो है वो एक पुतले टाइप का टांग देता है। वो कैसा होता है पुतला, बिल्कुल वीक होता है, और कैसा होता है, झूठा, ठीक है, कमज़ोर होता है और झूठा होता है। उसी तरीके से स्ट्रोमैन फैलेसी में क्या होता है, द आर्ग्यूअर रिप्लेसेस द रियल पोजीशन ऑफ देयर अपोनेंट विद अ वीक एंड फॉल्स वर्जन ऑफ स्ट्रोमैन। यानी कि जो आर्ग्यूअर है, जो आर्ग्यूमेंट करने वाला है, वो सामने वाले पर्सन अपने अपोनेंट के जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसको एक वीक और झुटलाने वाली बात कह देता है। किस तरीके से, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो हैं ये बोल रहे हैं द स्कूल लंच बजट मस्ट बी एग्जामिन टू कट ऑफ वेस्ट। यानी कि जो स्कूल के प्रिंसिपल मान लीजिए इनको ये बोल रहे हैं कि स्कूल बजट को देखना ज़रूरी है, स्कूल के लंच बजट को देखना ज़रूरी है, ताकि एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, या फिर उसको एग्जामिन किया जा सके। ये बात बोली प्रिंसिपल ने। अब ये जो हैं ये क्या बोल रहे हैं कि दिस गाय वॉन्ट्स टू स्टार्व अवर चिल्ड्रन। भाई ये व्यक्ति तो हमारे बच्चों को भूखा मारना चाहता है। तो इन्होंने तो एक लॉजिकल बात कही, सही बात कही, लॉजिकल वे में अपनी बात रखी, लेकिन इस पर्सन ने क्या कहा कि भाई ये आदमी तो हमारे बच्चों को भूखा मारना चाहता है। यानी इनकी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को इन्होंने कैसा साबित करने की कोशिश की, एक व्हील्स और वीक और झुठलाने की बात की, यानी कि झूठा और कमज़ोर बनाने की कोशिश की इनके आर्ग्यूमेंट को। तो वही क्या होता है, स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट या स्ट्रोमैन फैलेसी। जैसे एक और एग्जाम्पल है कि न्यूज़पेपर में खबर छपती है वी नीड टू हाफ CO2 एमिशन, यानी कि हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हाफ कर देना चाहिए विद इन 12 ईयर्स टू अवॉइड डेंजरस क्लाइमेट चेंज। यानी अगर हमें डेंजरस क्लाइमेट चेंज से बचना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हाफ कर देना चाहिए। ये चीज़ छपती है न्यूज़पेपर में। तो ये व्यक्ति क्या कहते हैं कि अलार्मिस्ट से द वर्ल्ड विल एंड इन 12 ईयर्स। इन्होंने कहा कि भाई 12 साल के अंदर दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इन्होंने क्या किया कि बात को बिल्कुल ही तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया। तो वो क्या होता है, यानी कि दूसरे के आर्ग्यूमेंट को वीक और फॉल्स वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, वो क्या होगा, स्ट्रोमैन फैलेसी। ओके, तो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप समझ सकते हो। स्ट्रोमैन से याद रखना, जैसे स्ट्रोमैन एक वीक होता है और झूठा होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए खेत में रखा जाता है। उसी तरीके से जो अपोनेंट हैं वो अपने सामने वाले को क्या करने की कोशिश करते हैं, झुटलाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं और
उसके पॉइंट को वीक साबित करने की कोशिश करते हैं। वही क्या होता है, स्ट्रोमैन फैलेसी। नाम से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इज फॉल्स डिलेमा फैलेसी। फॉल्स डिलेमा फैलेसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पहले हम समझते हैं फॉल्स डिलेमा फैलेसी होता क्या है। ए फॉल्स डिलेमा अकर्स व्हेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, आउटकम्स और व्यूज आर प्रेजेंटेड एज द ओनली पॉसिबिलिटीज व्हेन इन फैक्ट मोर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। फॉल्स डिलेमा का मतलब है कि जब आप ज़्यादा ऑप्शन ना देके किसी व्यक्ति को सिर्फ 2 ऑप्शन दे देते हो, किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ 2 चीज़ें उसके सामने रखते हो कि करो या मरो वाली सिचुएशन है, कि या तो करो या मरो, ठीक है, या लड़ो या मरो, या तो आपको लड़ना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। तो करो या मरो वाली जो सिचुएशन होती है, डू और डाई वाली जो सिचुएशन होती है, वो क्या होती है, फॉल्स डिलेमा। यानी आपके पास 2 ही ऑप्शन है। इसके दूसरे नाम होते हैं इसी फैलेसी के आइदर और फैलेसी, ऑल और नथिंग फैलेसी, या फिर ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। तो ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में अगर ये नाम भी आ जाते हैं तो फॉल्स डिलेमा के दूसरे नाम आइदर और, ऑल और नथिंग फैलेसी, या फिर ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। जैसे कि यू आइदर लव मी और हेट मी, या तो तुम मुझसे प्यार करते हो और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझसे नफरत करते हो, बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो इसका मतलब तुम हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हो। अब चाहे वो व्यक्ति अगेंस्ट है या नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हो आप कि या तो तुम हमारे साथ हो और अगर हमारे साथ नहीं हो तो इसका मतलब तुम हमारे अगेंस्ट हो। एक और एग्जाम्पल जॉर्ज बुश का ये स्टेटमेंट है, आइदर यू आर विद अस, या तो आप हमारे साथ हो, और यू आर विद दी टेररिस्ट, या तो आप हमारे साथ हो और अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो आप टेररिस्ट के साथ हो। चाहे वो व्यक्ति टेररिस्ट के साथ हैं या नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन रखे गए हैं। तो ये फॉल्स डिलेमा वाली सिचुएशन होती है। डिलेमा किसको कहते हैं, दुविधा। डिलेमा का क्या मतलब होता है, दुविधा। तो जब मैनी ऑप्शंस ना देकर सिर्फ 2 ऑप्शन रखे जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, फॉल्स डिलेमा। जैसे कि सिंस यू डोंट स्पेंड अ लॉट यू मस्ट बी सेविंग अ लॉट, क्योंकि तुमने ज़्यादा कुछ खर्च नहीं किया है, इसका मतलब है कि तुमने बहुत कुछ सेव किया है। तो ये क्या बोल रहे हैं, बट आई डोंट अर्न अ लॉट, यानी कि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन इन्होंने रखे कि अगर तुमने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया है इसका मतलब तुमने बहुत ज़्यादा सेविंग की है। तो ये क्या होगा, आइदर और फैलेसी, आइदर दिस और दिस। ऐसे ही एक और कोटेशन है, यूएसए लव इट और लीव इट, या तो लव इट और लीव इट। तो इन चीज़ों से, इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी आप लोग समझ सकते हो कि मैनी ऑप्शंस ना देकर देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस दे आर देयर। नेक्स्ट इज अपील टू पिटी, जिसका दूसरा नाम होता है आर्ग्यूमेंटम एड मिसरिकॉर्डियम। इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशनल अपील दैट अकर्स व्हेन समवन यूजेस इमोशनल अपील्स सच एज पिटी, fear and joy instead of relevant facts and logic to support a claim। अगर कोई व्यक्ति एक लॉजिकल वे में आपसे बात ना कह के और रिलेवेंट फैक्ट को यूज़ ना करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल टाइप से करता है, इसको आप कैसे याद रखोगे कि इमोशनली ब्लैकमेल जैसा हम करते हैं ना उस टाइप से, तो वहाँ पर क्या होता है, अपील टू पिटी। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है, प्रोफेसर प्लीज़ कंसीडर रेजिंग माई ग्रेड, आई हैड अ टेरिबल सेमेस्टर, कि प्रोफेसर प्लीज़ मेरी ग्रेड इंक्रीज बढ़ा दीजिए क्योंकि ये सेमेस्टर मेरे लिए बहुत ही टेरिबल रहा, मेरी कार ब्रोकअप हो गई, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया और मेरी जो बिल्ली थी, मेरी जो कैट थी वो भी बीमार हो गई। तो सर प्लीज़ ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, प्लीज़ आप मेरे ग्रेड रेज कर दीजिए। इस तरीके से इमोशनली अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है किसी को, अपने जो मेन चीज़ ना बताकर क्या कहा जा रहा है कि इमोशनली उसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपील टू पिटी। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे समवन ट्राइज टू कन्विंस अनदर पर्सन बाय इवोकिंग देयर फीलिंग्स रेदर देन प्रोवाइडिंग एविडेंस। कोई सबूत प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स इसलिए कम हुए, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि सर मैं तो बहुत ही बीमार हो गया था, मेरी बिल्ली की भी तबीयत खराब हो गई, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, प्लीज़ आप मेरे मार्क्स इंक्रीज़ कर दीजिए। या फिर हम कई बार ये कह देते हैं कि अरे भाई ये बहुत गरीब है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो सकता है, अरे भाई ये बहुत गरीब है, चलो इसे ही जिता देते हैं, ठीक है, इसे ही नेता बना देते हैं। तो वो क्या होगा, अपील टू पिटी, किसी पर दया करना इमोशन के साथ। जैसे एक और एग्जाम्पल है कि ये क्या बोल रही हैं, नो, इन्होंने कहा कैन आई हैव लास्ट पीस ऑफ केक, इन्होंने इसको केक को मांगने की कोशिश की, तो ये बोल रहे हैं नो इट्स माइन, नहीं ये मेरा है। तो इन्होंने फिर क्या यूज़ किया, किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, बट आई हैड आ हॉरिबल डे इट वुड मेक मी फील मच बेटर, यानी कि मेरा बहुत ही बुरा दिन गुजरा है, आप प्लीज़ मुझे ये केक दे दीजिए,
ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूं। तो ये इमोशंस के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तो जहाँ पर भी इमोशंस से रिलेटेड कोई बात आ जाए, इमोशनली ब्लैकमेल करने की बात आ जाए या फिर दया वाली कोई बात आ जाए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, अपील टू पिटी फैलेसी हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से पहचान लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपील टू अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटम एड वेरिकंडियम। तो इन दोनों में से कोई भी नाम आपको दिखता है, आपको समझ जाना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, अथॉरिटी। इसको भी आप नाम से याद रखोगे। अगर आप नाम से याद रखोगे ना, तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी ये सारी ही फैलेसी। अपील टू अथॉरिटी का मतलब होता है, द अपील टू अथॉरिटी फैलेसी इज द लॉजिकल फैलेसी ऑफ सेइंग अ क्लेम इज ट्रू सिंपली बिकॉज एन अथॉरिटी सेड इट। कोई भी बात इसलिए सच आप मान लेते हो क्योंकि एक अथॉरिटी ने वो बात बोली है, ठीक है, विदाउट एनी अदर सपोर्टिंग एविडेंस। एन अथॉरिटी फिगर कैन बी सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है जो किसी बात को कह रहा है, कोई वेल नोन साइंटिस्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका हाई स्टेटस है। अगर वो किसी चीज़ को कह रहा है तो आप उसको सच मान लेते हो। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं। उन्होंने वो प्रोडक्ट खुद नहीं बनाया है, कोई गारंटी नहीं है वो खुद यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उस कंपनी में कोई काम नहीं किया है, उनको फॉर्मूला नहीं पता है उस चीज़ का, लेकिन वो ऐड कर रहे हैं और आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप उसको यूज़ कीजिए। तो आप उसको सच इसलिए मान लेते हो कि अरे भाई इसकी ऐड तो इसने दी है या इसकी ऐड तो ये कर रहे हैं, तो ये अच्छा ही होगा। जैसे कि अजय देवगन वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पान मसाला वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि उन्होंने वो खाते हैं या नहीं खाते हैं, उन्होंने वो बनाया भी नहीं है, ना उनको इंग्रेडिएंट का पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन वो उसका ऐड कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कहोगे कि इसकी ऐड तो ये कर रहे हैं, भाई हमें ये खाना चाहिए, ज़रूर अच्छा होगा ये। तो उस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, अपील टू अथॉरिटी। कोई बड़ी अथॉरिटी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा साइंटिस्ट या कोई वेल नोन पर्सन किसी बात को अगर आपसे कहता है और आप उसको एज अ ट्रू क्लेम कर लेते हो, वो क्या होगा, अपील टू अथॉरिटी। जैसे कि यू शुड टेक दोज विटामिन्स बिकॉज ब्रैड पिट सेड दे आर दी बेस्ट। कोई आपसे कह रहा है कि आपको ये विटामिन ज़रूर लेने चाहिए बिकॉज ब्रैड पिट ने कहा है कि ये बेस्ट हैं। अब ब्रैड पिट ने वो विटामिन ना तो बनाए हैं, ना ही उन्होंने वहाँ पर काम किया है, ना ही वो साइंटिस्ट हैं, ना ही वो इस तरह का काम करते हैं, उनका तो प्रोफेशन अलग है, लेकिन वो सेलिब्रिटी हैं और वो अगर उस चीज़ का ऐड कर रहे हैं तो आप उसको अगर एज अ ट्रू एज्यूम कर लेते हो, तो वो क्या होगा, अपील टू अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी की बात मानकर, सुनकर आप उस पर यकीन कर लेते हो और उसे एज अ ट्रू मान लेते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, अपील टू अथॉरिटी। अथॉरिटी से आप लोग याद रखना, कोई बड़ी अथॉरिटी किसी चीज़ को बोल रही है तो आप उसको एज अ ट्रू क्लेम कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और एक होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी दिसंबर में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जून वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। PYQ वाली सीरीज में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो देखो, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की पहले हम बात करते हैं। द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इज कमिटेड व्हेन समवन एज्यूम्स दैट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो ट्रू फॉर द होल ग्रुप। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, कंपोजिशन यानी कि एक तरीके से बनाना। ये पार्ट्स हैं, किसी भी चीज़ के पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर ये पार्ट्स ट्रू हैं तो आप इसके होल को भी एज अ ट्रू एज्यूम कर लेते हो। वहाँ पर क्या होगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। यानी जब भी आप पार्ट से होल की तरफ मूव करोगे, वहाँ पर होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ये कीवर्ड है, ऐसे याद रखना। जब भी आप, कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, बनना, यानी कि टुकड़ों से जब आप पूरा बना रहे हो, यानी पार्ट से होल की तरफ आप मूव कर रहे हो, कोई चीज़ किसी के पार्ट्स के लिए ट्रू है तो आप उसको एज अ होल के लिए भी ट्रू एज्यूम कर रहे हो, तो वो होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसको एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ऑल पार्ट्स ऑफ दिस मशीन इज़ लाइट वेट। कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन मान लीजिए, वॉशिंग मशीन है, उसके सारे पार्ट्स लाइट वेट हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस मशीन एज अ होल मस्ट बी लाइट टू। इस मशीन के सारे ही पार्ट्स लाइट वेट हैं तो ये पूरी मशीन लाइट वेट होगी। मगर ऐसा कह सकते हो आप, पार्ट्स लाइट वेट हो सकते हैं लेकिन पूरी मशीन जो उन पार्ट्स से मिलकर बनी है वो तो हैवी होगी ना। तो ये क्या होगी, एक टाइप की फैलेसी कि आपने पार्ट्स को लाइट वेट माना तो आपने एज अ होल को भी लाइट वेट मान लिया। तो यहाँ पर एक टाइप की फैलेसी क्रिएट हुई। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, बोथ सोडियम एंड क्लोरीन आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, देयरफॉर टेबल सॉल्ट NaCl मस्ट ऑल्सो बी हार्मफुल। हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम होता है और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैस हमारे लिए हार्मफुल होती है, सोडियम भी, ये दोनों तो हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये पार्ट्स हैं।
लेकिन इन दोनों के कंपोजिशन से जो NaCl बनता है, इन दोनों के एडिशन से Na+Cl मिलकर क्या बनाता है, NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने वाला नमक कहलाया जाता है। तो इसको भी आप क्या मान रहे हो कि ये भी हार्मफुल ही होगा। अलग अलग सोडियम एंड क्लोरीन हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो NaCl बनता है वो तो हम खाते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो हार्मफुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मान लिया गया है कि पार्ट्स अगर हार्मफुल हैं तो इसका होल भी हार्मफुल होगा, NaCl भी हार्मफुल होगा। तो पार्ट से होल की तरफ जब भी आप मूव करोगे, कोई भी एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसका ठीक उल्टा होता है फैलेसी ऑफ डिवीज़न। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम होल से पार्ट की तरफ डिवीज़न का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। जैसे कि एक होल है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। द फैलेसी ऑफ डिवीजन अकर्स व्हेन समवन एज्यूम्स दैट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द होल ग्रुप इज ऑल्सो ट्रू फॉर द पार्ट्स ऑफ द ग्रुप। कोई चीज़ अगर पूरे होल के लिए ट्रू है तो आप उसके पार्ट्स को भी एज अ ट्रू एज्यूम कर लेते हो। यानी फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या होगा, आप होल से पार्ट्स की तरफ मूव करोगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, दैट कार इज ब्लू, ये कार ब्लू है, देयरफॉर इट्स इंजन इज ब्लू। या आप ऐसा कहते हो कि ये कार ब्लू है तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो भी ब्लू हैं, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता, उसके टायर ब्लू नहीं है, उसके स्क्रू, उसके जो नट बोल्ट हैं वो तो ब्लू नहीं है, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि ये जो कार है इसका जो है ये मेटल से बनी है, तो इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो भी मेटल के हैं। तो आप पूरा कार से स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद उसके पार्ट्स पर मूव कर रहे हो, तो वो क्या होगा, फैलेसी ऑफ डिवीजन। ऐसे ही ऑल स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड आर इंटेलिजेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो सब इंटेलिजेंट हैं। जॉन इज़ अ स्टूडेंट एट हार्वर्ड, यानी जॉन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, इसीलिए जॉन भी इंटेलिजेंट है। बट ऐसा हो तो नहीं सकता। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंस हैं तो वो एक जनरलाइज बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। जॉन वहाँ का स्टूडेंट है, लेकिन आप गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि वो भी इंटेलिजेंट होगा। हो सकता है वो इंटेलिजेंट ज़्यादा ना हो, क्रिएटिव ज़्यादा हो। तो उस तरीके से अगर आप होल, देखो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कार की बात हो रही है और उसके बाद उसके इंजन की बात हो रही है, उसके पार्ट्स की बात हो रही है। तो होल से पार्ट्स की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो वहाँ पर होगा फैलेसी ऑफ डिवीज़न। बस इतनी बात याद रखनी है। कंपोजिशन में आप कंपोज करोगे, यानी कि पार्ट से होल की तरफ मूव करोगे, और डिवीज़न में आप डिवाइड कर दोगे, होल को पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, होल से पार्ट्स की तरफ मूव करोगे। ये डिफरेंस होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीज़न के बीच। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनफॉर्मल फैलेसीज। आई होप कि आज की जितनी भी फैलेसीज हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। उसके साथ ही ये जितनी भी फैलेसीज हैं इनके क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आगे के जो टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के उन सब को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। जैसे कि हेतवा भाषा आपका अभी रह गया है, उन सब को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। यहाँ पर आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।